पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने जाना था। अब इसमें हम लोग जो है वो जानेंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आज का हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसकी परिभाषा जान लेते हैं, यानी कि इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा में छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा में छोटा होता है, तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम जो है r से रिप्रेजेंट करते हैं r से, और फोकस दूरी को f से। तो यानी f बराबर r/2 होगा। ठीक, ये होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसे हम लोग जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये हो गया हमारा दर्पण m1 m2। ठीक, ये हमारा हो गया दर्पण m1 m2। यहाँ पर हमारा जो है ध्रुव है, ध्रुव को हम लोग P से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये हमारा वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है, मुख्य फोकस, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और जो है वक्रता केंद्र को जो है C से प्रेजेंट करते हैं। तब हम जानते हैं कि जो है कोई वस्तु की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चले, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह हमें जो है पहले से ही पता है कि यदि कोई वस्तु की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। तो अब हम लोग इसमें यह देखते हैं कि F बराबर r/2, इसे हम लोग जो है सिद्ध करेंगे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसे हम जो है इसमें से निकालेंगे कि किस तरह से हम, यदि चित्र हमारे पास हो, पैराग्राफ हो, तो हम किस तरह से जो है F = r/2 ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो इसका डिफिनीशन हो उससे तो आसानी से निकल आएगा। क्योंकि वो साफ कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, तो F = r/2 होगा। ठीक, ये हम जानते हैं। तो डिफिनीशन से तो हमें पता ही चल जाएगा, पर जो हमें ये स्ट्रक्चर से कैसे पता चलेगा ये हम जान लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? m1 m2 के टोटल लंबाई को, m1 m2 के टोटल लंबाई को, टोटल रेशियो को जो है दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हमने जो है गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं जो है उनमें हमने ये सीखा था। ठीक, ये हमने उसमें जो है जान रखा था। अब जो है हम जानेंगे कि इसे किस तरह से जो है हम सिद्ध करेंगे। ठीक, तो हम इसे जानेंगे कि इसे किस तरह से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह जो हमारा डिफिनीशन कह रहा है कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो C × P = R, C × P = R। अब जो है फोकस से लेकर ध्रुव की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। तो F × P = F, स्मॉल f। अब इसे हम लोग जो है कैसे ज्ञात करें? यहाँ पर इंटू नहीं रहेगा। ठीक, तो जो है अब हम हमारी जो डिफिनीशन कह रहा है कि वह कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। तो यहाँ पर r हुआ, C + P = R हुआ। अब हम इसे देखेंगे कि r/2 हो रहा है, तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि इसका 1/2 होगा। तो 1/2 जब इसमें जो है गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा r/2। तो F = r/2। ठीक, अब हम लोग जो है इसे जान चुके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कह रहा है वह कह रहा है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। कितने प्रकार से जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन सकते हैं और कितने प्रकार से जो है उत्तल दर्पण के। तो छह कंडीशन है इसके बनने के लिए, और 6 कंडीशन जो है उत्तल दर्पण के भी हैं। तो सेम है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है अवतल दर्पण, वस्तु यदि अनंत पर हो, वस्तु यदि इनफाइनाइट पर हो। ठीक, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। वस्तु जो हमारा है वह इनफाइनाइट पर है, ये हमारा जो है दर्पण है, दर्पण का द्वारक m2 m1। ठीक, यहाँ पर हमारा जो है ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारा F है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और वस्तु जो हमारी है वह अनंत पर है, अनंत O। अब अनंत से वस्तु की किरणें जो है वह समांतर चलेंगी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु की किरणें जो है अनंत से समांतर आएंगी। तो वस्तु से पहली किरण जो आएगी वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी,
अब हमने बता दिया है कि यदि मुख्य फोकस से होकर कोई किरण जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है और जो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यह कंडीशन हमने जो है आपको पहले ही बता दी है। तो जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब जो है वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण जो कि ए के समांतर है, ए के समांतर है, वस्तु की पहली किरण के समांतर है वस्तु की दूसरी किरण यानी कि बी, वो जो किरण है वह वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस उसी मार्ग पर जो है वापस लौट जाएगी। अब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वह देख सकते हैं हम लोग कि एफ पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एफ पर। तो वस्तु यदि हमारी अनंत पर हो तो जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। अब ये कैसा प्रतिबिंब होगा? ये वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, आभासी होगा, या और उसके साथ साथ ये उल्टा भी होगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है जान चुके कि वस्तु यदि इनफाइनाइट पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब यदि हम देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है? वह कह रहा है वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, यानी कि जो है वक्रता केंद्र सी प्लस में जो है अनंत इनफाइनाइट के बीच में है। कुछ यहाँ पर जैसे हम मान सकते हैं यहाँ पर है वस्तु, ठीक, यहाँ पर, तो हम इसे तब यह जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, ये देखते हैं। तो इसी में हम देख सकते हैं कि वस्तु यदि इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट के बीच में है, तब प्रतिबिंब जो है ये बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष नहीं मुख्य फोकस से होकर जाती है। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आएगी। तो यदि वस्तु जो है हमारा वह इनफाइनाइट प्लस वक्रता केंद्र के बीच में है, इनफाइनाइट कुछ यहाँ कह सकते हैं, इनफाइनाइट प्लस वक्रता केंद्र के बीच में है, तब प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से जो है छोटा, वस्तु से छोटा उल्टा आभासी। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा उल्टा आभासी। ठीक, अब हम जानेंगे कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र का मतलब है कि यदि वस्तु हमारा जो है वो यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो हम ये देखते हैं। अब हमने जो है 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट किया। अब हम करेंगे, ये हमारा दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा पहला नंबर स्ट्रक्चर है। ठीक, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर हम देख लेते हैं, वह है यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। ये तो हमने कर लिया। दूसरा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि सी पर हो। तब दर्पण हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा दर्पण हुआ। ठीक, ये हमारा दर्पण हुआ M1 M2, ध्रुव P, मुख्य अक्ष F और C। वस्तु जो हमारा है वो यहीं पर है, O डैश F। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चलेंगी। ठीक, मुख्य फोकस से होकर चलेंगी। यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा जो है दर्पण बहुत ही छोटा बना दिया है, दोबारा बना रहे हैं। तो दर्पण जो हमारा है वह है M1 M2, ध्रुव P, मुख्य अक्ष F, C। वस्तु जो हमारा है वो वक्रता केंद्र पर है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वह वक्रता केंद्र पर हमारा वस्तु है, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है दूसरी किरणें वह दर्पण मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब जो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा वह वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ठीक, यानी I डैश हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, O डैश C ये हमारी दूसरी किरण है, पहली किरण है, यानी A और B। अब इसका यदि डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें O डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण
जो है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है, और वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण यानी ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण जो कि जो है मुख्य फोकस से जाती है, गुजरती है, और दर्पण से बी बिंदु से टकराकर जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों दोनों जो है रेखाएं एक दूसरे को परस्पर वक्रता केंद्र पर काटती हैं, तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है आई डैश वह वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो अब हम जान चुके कि तीसरा नंबर कि यदि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के सेम आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, सेम आकार का बनेगा। ठीक, अब हम देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ये हमने शॉर्ट फॉर्म इसका जो है नोट कर रखा है। ठीक, कह रहा है कि यदि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी हो तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। नंबर चौथा, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। M1 M2 ध्रुव P, ये हमारा M1 M2 जो है दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु हमारा यहां पर है O डैश C F। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरणें जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब दोनों किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आई डैश जो है हमारा वह वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ है, इनफाइनाइट वक्रता केंद्र के बीच, इनफाइनाइट प्लस वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा आकार में। ठीक, आभासी और उल्टा कैसा बन रहा है, जो है आभासी बन रहा है, सॉरी वास्तविक बन रहा है। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा हमारा क्या कह रहा है, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यानी कि जो हमारा वस्तु है वो मुख्य फोकस पर ही हो, तब जो है प्रकाश की किरणें, वस्तु की किरणें चलेंगी तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब हम जो है पहले इसे आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वस्तु जो है यदि मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवा नंबर है हमारा, वह है पांचवा नंबर है हमारा वह है वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो दर्पण हमारा यह हो गया, दर्पण हमारा हो गया। ठीक, M1 M2 ध्रुव P। ठीक, ये हमारा दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। F वक्रता केंद्र। अब वस्तु जो हमारी है वह मुख्य फोकस पर है, O डैश यहाँ पर O लिख सकते हैं। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण जो परावर्तन के पश्चात ये किरण जा रही है, फिर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटेगी और वह जो है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण, वस्तु की दूसरी किरण जो है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दोनों किरण समांतर जाएंगी और ये दोनों जो है एक दूसरे को अनंत पर परस्पर काटेंगी। कहाँ पर, अनंत पर परस्पर काटेंगी। तो यहाँ पर हम इनका नाम कर सकते हैं कि वस्तु की पहली किरण A, वस्तु की दूसरी किरण B। ठीक, ये एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी तो प्रतिबिंब इनका कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा। ठीक, वस्तु से जो है ये बहुत ही बड़ा बनेगा और जो है ये सीधा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। अब हम देखते हैं अपना आखिरी टॉपिक जो हमारा है वह है छठा नंबर। छठा नंबर क्या कह रहा है, वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, यानी कि ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। इसका डिफिनीशन जो है आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि O डैश जो है वस्तु जो है मुख्य फोकस पर रखी हुई यानी F पर रखी है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहली किरणें A जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और वस्तु से चलने वाली यानी O डैश से चलने वाली प्रकाश की वस्तु की दूसरी किरण B जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दोनों किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं और यह एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। तो वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी बन रहा है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बन रहा है। ठीक, और उल्टा बन रहा है। ठीक, तो अब हम जानेंगे छठा नंबर। छठा नंबर जो हमारा कह रहा है वह है, छठा नंबर है वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, यानी कि F प्लस P के बीच में हो, F प्लस P के बीच में हो। तो ये हमारा जो है दर्पण हो गया, M1 M2 ध्रुव P
ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। ठीक, एफ एफ सी वस्तु जो हमारा है वह ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में है। यहां पर वस्तु है, वस्तु कहां पर है? यहां पर ओ डैश। अब यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहां बनेगा? ठीक, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की प्रथम किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण जो है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण परावर्तन के पश्चात ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण जो कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट पड़ेंगी, उसी मार्ग पर चलेंगी, तब ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और ये अनंत पर एक दूसरे को परस्पर काटेंगी। ठीक, तो प्रतिबिंब जो हमारा है वह वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? जो है वह वस्तु के आकार में जो है वस्तु से जो है बड़ा होगा, आई डैश आई। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा आभासी वह दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमने जान लिया कि जो है यदि वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है आकार में और आभासी बनता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो है इसे अच्छी तरीके से समझा होगा। फिर हम जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए हम जो है गोले दर्पण के लिए UBF में संबंध जो है निगमन विधि से, निगमन करके इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसका निगमन करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज इसमें जो है 1 2 3 जो है 4, इन चारों त्रिभुज को हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये 4 त्रिभुज हमें ज्ञात करना है। तो पहले इनके बीच में जो है इन्हीं के माध्यम से जो है हमें 1/f = 1/u + 1/b ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम जो है पहले 2 त्रिभुज लेते हैं, फिर बाद में 2 त्रिभुज लेंगे। तो पहला जो हमारा कोण है वह है त्रिभुज ABC व त्रिभुज II'C। ठीक, यानी कि AB अपान IIT, यानी कि AB जो हमारा है इसके बराबर है II'। ठीक, इक्वल टू, अब जो है हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा BC B और C बराबर IC। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम देखते हैं ये इन 2 त्रिभुज को। तो त्रिभुज II''F व FNM। ठीक, अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो IF अपान यानी इसके बराबर है MN। ठीक, इसके बराबर है MN। सॉरी, यहाँ पर जो है यह है MN अपान I' इक्वल टू, इस तरफ जो होगा वो होगा हमारा NF अपान हमारा होगा FI। क्या होगा? FI। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा, समीकरण नंबर 2 होगा। अब जो है हम देखते हैं कि AB बराबर जो है वो MN है, यानी MN बराबर AB। ठीक, तो अब हम MN की जगह पर AB रखेंगे। तो जो हमारा समीकरण नंबर 2 में है वो है MN के स्थान पर हमें AB रखना है। तो AB अपान I' इक्वल टू NF अपान FI। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी बिंदु है यह सबसे जो है ध्रुव के निकट है। ये जो है यम हमारा बिंदु ध्रुव के निकट होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर F और N के बीच का मान यानी FN बराबर होगा NP। FN बराबर होगा NP। FN बराबर होगा NP। माना लिख लेते हैं, माना जो है बिंदु, पहले लिखते हैं बिंदु M दर्पण के अति समीप है या निकट है, तब जो है NF बराबर NP। NF बराबर NP। ठीक,
NF बराबर NP, ये होगा जो है इसके मान के बराबर। क्या होगा? NF इक्वल टू NP, या कह सकते हैं NF बराबर होगा FP के, NF बराबर होगा FP के। ठीक, अब जो हम इसका मान ज्ञात करेंगे वह जो है समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? AB अपान I डैश इक्वल टू BC अपान IC। तो यहाँ पर हम BC अपान IC इक्वल टू समीकरण नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसे हम जो है ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने I डैश सॉरी AB और BC I डैश इक्वल टू जो है हमारा NF अपान F डैश FI। ठीक, तो NF अपान FI। अब देखिए यहाँ NF इक्वल टू जो है हमें NP रखना है, तब जो है हम यहाँ पर देखेंगे BC अपॉन IC इक्वल टू NP अपॉन FI। ठीक, अब हम जो है यदि हमें जो है वस्तु से लेकर और वक्रता केंद्र के बीच में जो है इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो है वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी में से वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी को घटा देंगे। तो होगा PB माइनस PC अपॉन PI माइनस PC। ठीक, इक्वल टू NP को हम जो है F लिख सकते हैं, यानी कि NP जो हमारा है उसे हम F लिख सकते हैं। तो माइनस के F अपॉन PF माइनस PI हमने क्यों यहाँ पर लिखा? यानी वस्तु से लेकर जो है ध्रुव के बीच की दूरी को जो है इसमें से निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये जो है हमें I डैश में से I में से I से लेकर F के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो है I डैश को इसमें से घटा देंगे। ठीक, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इसे IP IF, इस तरह से भी, क्योंकि हमें IP में से IF को निकालना है। तब जो है यहाँ पर हमारा वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को माइनस U से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को माइनस R से प्रदर्शित करते हैं अवतल दर्पण में। ठीक, अब जो है प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को यहाँ पर जो है B से प्रदर्शित करते हैं माइनस B। ठीक, माइनस PC जो हमारा है वो होगा यहाँ पर इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं CI। ठीक, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर R हमारा होगा R, यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा B, क्योंकि प्लस का B। ठीक, इक्वल टू इसे माइनस का F अपॉन प्रतिबिंब जो है हमारा वो B से प्रदर्शित करते हैं माइनस F। ठीक, अब हम जो है इसे हल करते हैं। तो हमने अभी जो है ज्ञात किया है कि वक्रता त्रिज्या बराबर यानी कि जो हमने अभी ज्ञात किया कि वक्रता त्रिज्या बराबर R बराबर जो है 2F होता है, R बराबर 2F होता है और जो है F बराबर R/2 होता है। ये हमने अभी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध में भी हमने ये जो है ज्ञात किया, यही सिद्ध किया। ठीक, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि R बराबर 2F मान होता है। तो हम यही यहाँ पर जो है रखेंगे, तो यही हम यहाँ पर जो है रखेंगे R के स्थान पर। तो माइनस का U माइनस प्लस 2F। ठीक, अपॉन माइनस का 2F प्लस का B। ठीक, इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस का B माइनस का F। यहाँ पर जो है माइनस का P जो है प्रतिबिंब यहाँ पर जो हमारा होगा वो प्लस में आएगा। ठीक, अब जो है माइनस U प्लस के 2F एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस U प्लस के प्लस के F इक्वल टू माइनस के 2F प्लस के B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का F। अब हम माइनस का U कब जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये B हमारा है, ये U नहीं है B है B। तो UB प्लस का माइनस प्लस UF प्लस यहाँ जो है हमारा माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। ठीक, अब हम जो है यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2FB प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस प्लस 2F स्क्वायर प्लस के B से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का BF। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर कटेगा नहीं,
तो हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, माइनस के यू बी माइनस के यू एफ माइनस के 2f बी प्लस के 2f स्क्वायर इक्वल माइनस 2f स्क्वायर प्लस का बी एफ। तो इसमें से ये कट गया और ये जो है इसमें से यहाँ पर घट गया, तो यहाँ पर बचा माइनस का यू बी माइनस का यू एफ माइनस का यहाँ पर एफ बी, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक। अब हम इसमें जो है भाग कराएंगे, तो भाग हम किससे कराएंगे, इसे जो है हमें अवतल दर्पण के जो है सूत्र में से लाना है। तो इसे सूत्र में लाने के लिए किसी भी संख्या को बटा में करने के लिए उसी संख्या से उसे भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम भाग देंगे, भाग किसे देंगे, यू बी एफ से भाग करने पर, ठीक, यू बी एफ से भाग करने पर यहाँ पर तो हमें प्राप्त होगा माइनस का यू बी अपान यू बी एफ इक्वल टू माइनस का यू एफ अपान यू बी एफ माइनस एफ बी अपान यू बी एफ, ठीक, यू बी एफ। तो यू बी एफ बी से एफ बी कैंसिल और एफ यू से एफ यू कैंसिल, ठीक, और यहाँ पर जो है यू बी से यू बी कैंसिल। अब हमारा जो बचा वो बचा 1/f माइनस का माइनस 1/v माइनस 1/u, ठीक, ये जो है इक्वल टू 0 की। अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे और हम जो है इसे ये जो आता है इसकी दूरियां जो है वो माइनस में नापी जाती है, पर जब हम इसे जो है गोलीय दर्पण में लाएंगे, ठीक, तब ये जो है अवतल दर्पण से जब हम गोलीय दर्पण में लाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस की 1/u, ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब हम जो है बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आज के लिए हम बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में कोशिश रहेगी कि जो है चैप्टर पूरा जो है फिनिश हो सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।